गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार 13 दिन से तेजी का दौर जारी है। सबसे लंबा बुल रन कह सकते हैं या फिर 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में हमने 13 दिन से लगातार मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ, बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो पूरी तरह से बाजार तेजड़ियों की गिरफ्त में है या उनके कंट्रोल में है। और इस तेजड़ियों की गिरफ्त वाला जो बाजार है उसमें हम कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। गुड मॉर्निंग संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मार्केट में हम देख रहे हैं सर 13 दिन से लगातार तेजी का जो दौर है वो जारी है। हर दिन हम देखते हैं कि मार्केट नए रिकॉर्ड हाइस पर जाकर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार का दिन था जब हमने देखा पिछले हफ्ते मार्केट में जो 25,200 का लेवल था वो क्लोजिंग बेसिस पे पहली बार पार हुआ। कल हमने देखा 25,250 के ऊपर पहली बार फिर से निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान 25,300 का लेवल भी पार हुआ था। 333 के आसपास का शायद हमने जो हाई लेवल है वो दिन के दौरान टेस्ट किया था। तो क्लोजिंग जो है वो 25,250 के ऊपर होती हुई दिखी है। निफ्टी देखिए 43 अंक और सेंसेक्स करीब 200 अंक और बैंक निफ्टी में करीब 90 अंकों की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग जो है वो बनती हुई दिखी है। 25,333.65 ये एग्जैक्ट लेवल है जो कि दिन के दौरान इंटरडे में हमने हाई लेवल के तौर पे छुआ और 25,250 के ऊपर हम बंद हुए। शुक्रवार को 25,200 के ऊपर और अब हम 25,250 के भी पार जाकर बंद हुए। तो 25,25,0 ये जो लेवल है इसके ऊपर की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी में हमने बनती हुई दिखी है। हालांकि बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होकर जरूर बंद हुआ। 90 अंकों के आसपास के आप गेन जरूर देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन जो हाई लेवल्स बने थे 51,580 के आसपास के, वहां से करीब करीब 150 अंकों की गिरावट लेकर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। और उसके साथ साथ आप देखिए बाजार भले ही 13 दिन से मजबूत है लेकिन इंडिया विक्स में हमने देखा कल 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। तो वॉलेटिलिटी या तो फिर जो बाजार में उठापटक है, उतार चढ़ाव है, जो रिस्क का एक इंडिकेटर है ये वो बता रहा है कि बाजार में थोड़ा सा जोखिम या फिर वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। और वैसा हमने कल के सेशन में देखा भी है। तो कैसे रीड करें सर मार्केट में ये जो 13 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रही है? 25,250 भी पार हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। अब क्या नए टारगेट आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इंडेक्स डेफिनेटली बढ़ रहा है और इंडेक्स में वो निफ्टी में हम ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो हम्म। मार्केट जैसे कि आज भी अगर आप देखें निफ्टी जिस तरह से ऊपर बंद हुआ है, लेकिन एडवांस डिक्लाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। डिक्लाइनिंग ज़्यादा थे, 1582 डिक्लाइनिंग दिख रहे हैं, 1143 बृहस्पति जो कि बढ़े हुए हैं शेयर हैं। तो ओवरऑल मार्केट में वो तेज़ी नहीं दिख रही है। सर्टेन पॉकेट्स पे तेज़ी है, कोई कभी आईटी चलता है, कभी फाइनेंशियल चला देते हैं। तो एक तरह से चर्निंग है और इंडेक्स मैनेजमेंट की कोशिश है। और जब कभी भी इस तरह से डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं दिखता है तो हम्म। आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो ठीक नहीं होते हैं हम्म। एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हम्म। और डाइवर्जेंस जब कभी भी दिखते हैं तो करेक्शन जो है इनफिंग होता है। तो उस चीज़ को आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी में अगर ओवरऑल मार्केट में एक डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस पर हमेशा स्टॉप लॉस काफ़ी आपको जो कह लें कि स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। और ट्रेड्स जैसे भी हों देखें, कोई भी डेवलपमेंट हो उस पर काफ़ी नज़र रखें, क्योंकि शार्प एंड स्विफ्ट करेक्शंस के काफ़ी आसार बनते हैं जब डाइवर्जेंस डेवलप होते हैं मार्केट में। और वो डाइवर्जेंस जो पिछली बार तेज़ी थी, इस बार जो तेज़ी है, अगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ कंपनीज के बारे में देखेंगे तो हम्म। एडवांसिंग नंबर ऑफ कंपनीज कम हैं देन टू डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग ज़्यादा हो रही है। नए हाई पे हमेशा एक जो है कह लें कि उत्सव सा या फेस्टिविटीज के माहौल होने चाहिए, ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो उस लिहाज से कॉशन की एडवाइस होगी। और मुझे लगता है कि निफ्टी हो सकता है कि हम मैनेज करके चलते रहें। और निफ्टी में भी अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई के पास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तकरीबन 25,000, 125,000 के पास का एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि उसके बाद अगर गिरता है मार्केट तो दिक्कत हो सकती है। हम्म। अदरवाइज जहां कहीं भी इन्वेस्टेड हो वहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर जरूर रखें। फेस्टिविटीज तब देखने को मिलेंगी रिकॉर्ड हाई पे सर अगर सबके पोर्टफोलियो में भी हरियाली देखने को मिले या तो फिर गेंस बनते हुए दिखें। जिस तरह से निफ्टी चल रहा है वैसा ही पोर्टफोलियो में मुनाफा भी दिखना चाहिए और वो तब दिखता है क्योंकि हर किसी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप होते ही हैं और स्मॉल कैप मिड कैप अगर नहीं चलेंगे तो पोर्टफोलियो में निफ्टी की तेजी का रिफ्लेक्शन
नहीं आता हुआ दिखेगा। मैं बात करूंगा सर स्मॉल कैप मिड कैप की, और ये जो एडवांस डिक्लाइन की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बैंक निफ्टी पे अपना टेक जरूर दे दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जितना मजबूत निफ्टी है उतना मजबूत बैंक निफ्टी नहीं नजर आ रहा है। कल भी आप देखें इंडसइंड बैंक जरूर सपोर्ट कर रहा था, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी तेजी थी, बॉब भी ऊपर था, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज वाला एचडीएफसी बैंक आप देखिए वो थकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, या फिर निफ्टी के कंपैरिजन में जो कमजोरी है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में लगाड़ जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट रहे हैं नंबर्स के लिहाज से बैंकों में ओवरऑल प्रोजेक्ट फाइनेंस पर जिस तरह से आरबीआई ने काफ़ी जो है 5% का जो है इनको प्रोविजंस करने की बात कही, अब धीरे धीरे जो है उस पर थोड़ी सी शायद नरमी की बात हो रही है। अब कैसा होता है पैन आउट। दूसरी तरफ अगर आप देखें, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो काफ़ी डिप्लीट होते जा रहे हैं। मतलब बैंकों की जो फंडिंग है वो जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं उसमें मार्केट बोरोइंग बढ़ते जा रही है, डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स एस्केलेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निम का कंप्रेशन हो रहा है, कासा रेशियोज गिर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि थोड़े से शॉर्ट टर्म में डिस्टर्बेंस हैं, जिसके कारण कि हमने देखा कि बैंक में थोड़ी सी जो है कह लें कि निफ्टी से पीछे चल रहा है, या इन रिलेशन टू द निफ्टी बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं है। लेकिन मैं लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो मैं आश्वस्त हूँ कि अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन होता है, सब्सटैंशियल करेक्शन होता है, तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये तमाम बैंक हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो गिरावट में कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी खरीदारी के मौके बनते हैं, अगर कोई सब्सटेंशियल यानी कि 15 से 20% की गिरावट मार्केट में देखने को मिलती है। तो सेक्टरल रुझान की अगर हम बात करें सर, तो भले ही बैंकों में हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पीएसयू बैंक देखें, फाइनेंशियल स्टॉक्स देखें यानी कि एनबीएफसीज देखें, प्राइवेट बैंक्स देखें, एफएमसीजी सेक्टर देखें, इन सब में हमने कल के सेशन में तेज़ी के साथ ही जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। और जहाँ पे प्रेशर था जो कि बाजार को नीचे खींच रहे थे वो है मेटल सेक्टर, इसको लीड करता हुआ नजर आ रहा था। और मेटल के अलावा देखें हेल्थ केयर फार्मा, एक बहुत बड़ा लंबा तेज़ी का दौर हमने देखा है। अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स कल के सेशन में पहली बार देखने को मिले। पीएसयूज में फिर से गिरावट थी। कैपिटल गुड्स ऑटो इंडेक्स, यहाँ पे भी ऑटो सेल्स के नंबर्स के बाद हमने कुछ गिरावट ही बनती हुई देखी है। कुछ गेनर लूजर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों स्टार परफॉर्मर थे, टॉप गेनर्स थे निफ्टी के। एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प, इनके भी अगर आप देखें तो स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। हीरो मोटोकॉर्प में ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिखा, लेकिन हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर्स, यहाँ पे हमने गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स के तौर पर ही क्लोजिंग बनती हुई देखी भी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जिन्हें हम एनबीएफसीज के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की बात करें जहाँ पे आईपीओ का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और अब उस पार्टी को आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल भी ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो कारोबार के आखिरी घंटे में हमने देखा जियो फाइनेंशियल में भी देखिए किस तरह से एक तेज स्पाइक आता हुआ देखा, और डे हाई के आसपास जाके 348 पे क्लोजिंग हुई, और डे का हाई आप देखिए 349 रुपये 35 पैसे का था। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स खासतौर पे कुछ जो एनबीएफसीज हैं वो पार्टी को ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं बनस्पत बैंकों के। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे, एनबीएफसीज पे क्या राय है सर आपकी? कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की तो बोरोइंग, इन लोगों के पास डिपॉजिट्स तो नहीं होती, डायरेक्ट ये लोग बैंक से ही बोरो करते हैं। तो इनके ऊपर वो जो प्रेशर है बैंकों के निम पे वो तो नहीं है। और हाँ। फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन बढ़ते जा रहा है पूरे देश में, जिस तरह से जो है गरीब तबका भी जुड़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी में स्कोप हो सकते हैं। और जहाँ पर वैल्यूएशंस की बात है, मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मुझे उस लिहाज से इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि रूरल प्ले और रूरल इकोनॉमी अगर ठीक होती है, जिसकी कवायद काफ़ी की जा रही है कि शायद अब आने वाले दिनों में रूरल इकोनॉमी जो है वो फोर फ्रंट पे होगी। और अगर वैसा होता है तो मुझे लगता है कि उसमें एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो कि मेरी नज़र में है। जैसा कि आपने कहा कि जियो फिनेंशियल, मुझे लगता है कि जियो फिनेंशियल में आज ही कुछ न्यूज़ थी कि शायद इस ये जो है एफएनओ में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और चूंकि जितना बड़ा मार्केट कैप है हो सकता है कि ये निफ्टी में भी चला जाए। उस लिहाज से काफ़ी इसमें आज वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिले हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस, जैसा आपने बताया कि चूंकि होम फाइनेंस के आईपीओ आ रहे हैं और बजाज फाइनेंस प्रमोटर है, उसमें प्रमोटर कुछ ऑफ टेक मतलब कर रहे हैं इसमें अपने शेयर्स, उसका एक जरूर उनके पास जो है मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से
6 टाइम प्राइस टू बुक पे बजाज फाइनेंस से थोड़ा महंगा है। डेफिनेटली जो है ग्रोथ काफ़ी है इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में रही है, और बराबर मेंटेन कर रहे हैं वो ग्रोथ को। और उस ग्रोथ का जो है इनको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है, बट आई थिंक एक रेंज में भी है काफ़ी दिनों से। अगर आप देखें 6,500 नीचे, ऊपर 7,400 8,000 आसपास ये रेंज है। बट निचले स्तरों पे लेना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस अगर आप देखें एज ए यूजर, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक फ़ोन यूजर हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो कॉल आते हैं आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से ही आते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो एज ए यूजर आप डिस्टर्ब होते हो, लेकिन एज ए बिजनेस वो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो हमें दो तरह से देखना चाहिए। जरूर मतलब आपको अगर बजाज फाइनेंस के कॉल आएंगे तो आपके मुंह से तो गाली ही निकलेगी शायद, क्योंकि इतना परेशान करते हैं ये लोग। बट नेवरदलेस बिजनेस अच्छा करते हैं, ओवरऑल बिजनेस अच्छा है इनका। तो हाँ। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर जरूर आपको ये कंपनियों को देखना चाहिए। तो आप कह रहे हैं एनबीएफसी में एमएनएम फाइनेंशियल और जेएफएसएल यानी कि जियो फाइनेंशियल आपको पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए जियो फाइनेंशियल में ऐसा है संदीप जी कि एक तो जब ये मतलब निकले थे रिलायंस से, तो इनके पास जो बुक वैल्यू की ताकत थी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ही थे, जो कि 200 रुपए के भाव पे है। तो आपको नीचे पता है कि 200 रुपए का जो है एक बड़ा सपोर्ट है इनको, जो कि इनकी बुक वैल्यू को सपोर्ट करेगा। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज चूंकि इतने बड़े प्रमोटर पे डिग्री है, तो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। बट लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि इस शेयर को अगर आपको देखना है एटलीस्ट 5 to 7 years और 10 years अगर देख रहे हैं, तब आपको जो है निवेश करना चाहिए। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिहाज से जियो फाइनेंशियल यानी कि जेएफएसएल का शेयर अच्छा है अगर आप कम से कम 5 से 7 साल का नज़रिया रख के चल रहे हैं तो। इसके अलावा सर एफएमसीजी में भी दूसरे दिन लगातार तेज़ी है और आईटी में भी फिर से आप देखिए जब से रेट कट के होप्स बढ़ने लगे हैं, दोबारा से एक जो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट है वो आता हुआ दिख रहा है। तो ये एफएमसीजी और आईटी की जो तेज़ी है वो लंबी चलेगी, क्योंकि कल भी हमने देखा एक तो आईटीसी हुआ, इसमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे, और रेडिको खैतान लिकर पैक फ्राइडे को काफ़ी एक्टिव हुआ था, जो न्यूज़ फ्लो था उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। एचसीएल टेक देखिए, इन्फोसिस देखिए, इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाइस टच किए दिन के दौरान, और इससे अलग टीसीएस आप देखिए डे लो के पास जाके बंद हुआ है। तो आईटी में भी कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जाके बंद हुआ है। तो एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स में आपकी पसंद क्या है? तो देखिए एफएमसीजी और आईटी ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि कह लें कि डिफेंसिव भी माने जाते हैं, और जो है साइक्लिकल थोड़े से नेचर में एटलीस्ट एफएमसीजी होता है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसके ऊपर। लेकिन संदीप जी, ये दोनों जो सेक्टर हैं अगर आप देखें, इनको रिलेटिवली बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा कंफर्ट है कि इन कंपनियों के ऊपर एक तो आपको डेट नहीं मिलेगा, एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, और आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ह्यूज मिलेंगे, ह्यूमंगस मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि और एफएमसीजी मतलब जिसे हम सदाबहार कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है, एटलीस्ट जिसे जैसे कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है वो रोटी संबंधित मतलब हम हमारे जो फूड हैबिट है उसके लिए ये सारी कंपनियां, या फिर हम जो यूजेस करते हैं उसके लिए, तो मतलब प्रसाधन की सौंदर्य और प्रसाधन की सामग्रियां ये जो भी कंपनियां बनाती हैं, मुझे लगता है कि स्कोप काफ़ी होगा। आप देख लें कोई भी कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी सुपीरियर है। इंक्रीमेंटल पैसे नहीं लगते हैं इनको बहुत ज़्यादा, जो है कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, जोग्राफिकल एक्सपैंड करने के लिए। और एफएमसीजी में जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन दिख रहा है नेस्ले की तरफ है, क्योंकि नेस्ले 6,500 7 हज़ार करोड़ का एक्सपेंशन प्लान आने वाले दिनों में कर रही है, और उड़ीसा में बहुत बड़ा एक प्लांट 1,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 125 जो है नए न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, गांव गांव तक पहुंचने की योजनाएं हैं। तो काफ़ी बड़ी योजना है नेस्ले की तरफ से, काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स हैं। तो मुझे लगता है कि उस जगह उसको देखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन की तरफ कंपनी बात कर रही है, और नेस्ले के मैनेजमेंट को मुझे नहीं लगता कि हल्के में लेना चाहिए, जो कि इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा अपने एजीएम में। और उसके बाद यहाँ के जो भी मैनेजमेंट हैं, एमडी सीईओ, वो काफ़ी जो है इस पे जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए, और आईटी में सर? और देखिए आईटी में मुझे लगता है कि एक तो दूसरी चीज़ की आईटी में अभी तक नंबर्स उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे हैं। आप अगर देखें तो केवल एक राहत है कि एक तो एम्प्लॉय जो टर्न हो रहा था इनका वो कम हुआ है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो
मुझे लगता है कि एम्प्लॉय में जो नंबर गिरते जा रहे थे, बराबर डिप्लीट हो रहे थे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं वो डिप्लीट हो रही थी, वो अब कम हुई है। धीरे धीरे ऐड भी हो रहे हैं। टीसीएस पहली कंपनी थी जिसने बताया कि हम अब कैंपस की तरफ जाएंगे और हायर करेंगे। हम्म। इसका मतलब है कि उनको भी ग्रीन शूट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में होगा। हम्म। मार्केट अभी इन एंटिसिपेशन, और जो इंटरेस्ट रेट घटने की बात फेड चेयरमैन ने कही लास्ट स्टेटमेंट में, उसके बाद से हमने काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी देखी है। भी सब केवल इन एंटिसिपेशंस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी इज़ ए स्पेस जहाँ पर कि रहना चाहिए। और लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी, मुझे लगता है कि छोटे मझोले आईटी शेयर्स ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको देंगे, मतलब ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें या छोटी कंपनियां हैं, क्योंकि रिलेटिवली उसमें जब भी गेन आता है तो ज़्यादा आता है। ओके, तो एआई बेस्ड जो आईटी कंपनीज हैं, छोटी मझोली कंपनीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है। और एफएमसीजी में नेस्ले है जो कि आपकी पसंद है, आपको लंबी अवधि के लिए काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। अब जरा एडवांस डिक्लाइन की ओर बढ़ते हैं। एनएसई पर अगर आप देखें 1000 शेयरों से ज़्यादा में मजबूती हमने शुक्रवार के सेशन में बनती हुई देखी, लेकिन उसके सामने आप देखिए 1500 शेयरों से ज़्यादा में हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई देखी। जैसे सर हाईलाइट कर भी रहे थे कि बाजार में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, मिड कैप गिर रहे हैं, स्मॉल कैप गिर रहे हैं, और उसके सामने जो कुछ दिग्गज हैं जो कि इंडेक्स हैवी वेट हैं, वहाँ पे कुछ तेज़ी बन रही है। तो उसका इम्पैक्ट हम स्क्रीन पे पॉजिटिव साइड पे इंडेक्स में जरूर देख लें। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 150 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 250 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुए। और हायर लेवल से अगर आप देखेंगे, जो दिन के दौरान इंट्राडे हाई बना था, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ने तो दिन के दौरान इंट्राडे रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया था, और वहाँ से करीब 450 अंक गिरकर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो इंट्राडे हाई जो बने थे स्मॉल कैप इंडेक्स में, वहाँ से करीब 550 अंकों की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रेशर हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखा। और इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे भी तो शुरुआती कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो हाई बन गए थे, और वहां से उसके बाद से लगातार जो गिरावट है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हुई दिखी भी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सर ये जो मुनाफा वसूली हो रही है कितनी चिंताजनक है? क्या ये लंबी तो नहीं खिंच जाएगी? अगर लंबी खिंच जाएगी तो बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ने का भी कहीं ना कहीं डर है। देखिए, कैसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कह लें कि गेन भी इसी इंडेक्स में आया था या उसी स्पेस में आया था कह लें। और हम्म। कभी भी जब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस, मतलब रनिंग हेड ऑफ द फंडामेंटल जाते हैं, तो हम्म। हम कभी देखते हैं मार्केट मार्केट उसको कोर्स करेक्शन करता है। और मुझे लगता है कि जो करंट सिनेरियो है वो कोर्स करेक्शन है। या कह लें कि मीन रिवर्जन भी कहते हैं, जिसे कि मीन हम्म। रिवर्ट हो रहा है मीन की तरफ। लेकिन थोड़ा कॉशन डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंपनियों के भाव हम लोग देखते हैं मार्केट में कि हेड ऑफ फंडामेंटल्स विदाउट एनी न्यूज़, और कैसा है पता नहीं, समझ में नहीं आता कि बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ गए थे। हम्म। अब अगर कोर्स करेक्शन होता है तो आई थिंक दैट इज गुड फॉर द मार्केट। अगर करेक्शन मार्केट में आते हैं तो हाँ, ब्रॉडर इंडाइसेस उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं अभी तक। जो अब सॉरी, जो इंडाइसेस हैं वो नहीं शो कर रहे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। तो आई थिंक एनी वन ऑफ देम हैज टू अलाइन विथ ईच अदर। तो या ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हो जाए, या स्मॉल कैप या मिड कैप के जो करेक्शन हैं वो बंद हों और वापस वो तेजी की तरफ आए। तो आई हम्म। थिंक टाइम विल टेल कि किधर की तरफ जाएगा। बट आई थिंक ये कोर्स करेक्शन दोनों में ज़रूरी है, और वो हो रहा है। बट इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी उछल कर ज़्यादा वैल्यूएशन वाली चीज़ों को लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट जब रिकग्नाइज करता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, तब पेनलाइज भी उसी तरह से करता है। चलिए, तो मिड कैप स्मॉल कैप में फिनोमिनल रन देखने को मिले थे, और अब थोड़ी सी गिरावट या फिर मुनाफा वसूली जो आ रही है वो यहीं से शुरुआत भी हो रही है। और यहाँ पे करेक्शंस भी हम देखते हैं काफ़ी स्टीप देखने को मिलते हैं, और वैसा ही कुछ रुझान मार्केट्स में दिख भी रहा है। तो या तो अब जो बड़े इंडेक्स हैं निफ्टी सेंसेक्स जैसे वो करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट थम जाएगी और ये बड़े इंडेक्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में से क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सितंबर सीरीज़ की जहाँ तक बात है, शुक्रवार को सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, और इस पूरी सीरीज़ के लिए अब आपको कैसे तैयार होना है, क्योंकि 2-3 दिन ही बीते हैं और लंबी सीरीज़ हमारे सामने है। बड़े इवेंट भी हैं, बड़े ट्रिगर्स भी हैं, फेड की बैठक होने वाली है, यूएस के रोजगार के आंकड़े आएंगे इसी शुक्रवार को, उनका क्या इंपैक्ट मार्केट्स पे होता हुआ दिखेगा।
उसके बारे में समझते हैं। हमारे मार्केट में सर हमने देखा, जैसे आप बात कर भी रहे थे कि जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं इनमें रन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, फंडामेंटल से बहुत आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमी में शायद उतनी तेज़ी नहीं है जितनी आप मार्केट दिखा रहा है। तो इसका जो एक इंडिकेटर है वो ऑटो सेल्स से हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, और जो अगस्त महीने के सेल्स के नंबर्स आए हैं उसमें दूसरे महीने हम लगातार देखा है कि जहां पे गिरावट देखने को मिली है। नो डाउट इसमें कुछ डीलर्स के पास जो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, डिस्पैचेस भी कम होते हुए दिखे हैं। आपने कैसे नंबर्स को पढ़ा है सर? कुछ स्टॉक्स हमने देखा कि नंबर्स के बाद गिरते हुए दिखे, लेकिन बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हुए, हीरो मोटो हुए, इन्होंने अपने जो 52 वीक हाई लेवल्स हैं वो भी टच किए हैं नंबर्स आने के बाद। तो मिक्स बैग देखने को मिले नंबर्स, आपने कैसे रीड किया? देखिए, पहली चीज तो अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स में डिस्कनेक्ट दिखता है, और उसका कारण एक जैसा जो समझ में आया कि लास्ट ईयर फेस्टिव जो सीजन थे वो थोड़े पहले थे शायद, उसके कारण ये चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन हाँ, ये क्लियर कट है कि थोड़ा सा मोमेंटम टेपर्ड हो रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट मंथ कैसे नंबर्स आते हैं, क्योंकि वन ऑफ नंबर्स होने से हम शायद उतना नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि जो भी इन्वेंट्री है डीलर्स चैनल पर काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। ऐसा बार बार हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा इन्वेंट्री होने के कारण शायद ऑफटेक नहीं हो रहे हैं चीज़ें। और उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखी हैं जो स्टैंड आउट हुई हैं, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि अपने स्पेस या कह लें कि रन को अभी भी बरकरार रखा है। दूसरा अगर आप देख लें तो मुझे लगता है टीवीएस मोटर ने काफ़ी नंबर अच्छे दिए हैं। ये दो कंपनियों के नंबर मैं देख रहा था आज मॉर्निंग में कि ये दो कंपनियों के नंबर अच्छे थे। बट लेकिन ये जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जिसे आप कह रहे थे कि ये एक अर्ली इंडिकेशंस होते हैं कि किस तरह से जो है आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं मार्केट को। तो जरूर इन डेटाज में थोड़े स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं तो काफ़ी स्केप्टिकल हूँगा, और ज़रा और भी नंबर देखने की कोशिश करूँगा कि हमारे फेस्टिव सीजन्स में नंबर कैसे रहते हैं। अगर वहाँ पर भी कोई बढ़त देखने को नहीं मिली तब तो ज़रूर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि ये जो महीना है सितंबर महीने के नंबर्स कैसे आते हैं, जब हम पहली अक्टूबर को नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वहाँ पे भी कोई स्लो डाउन आता है। अगर 2 महीने लगातार ऐसा होता है, इनफैक्ट 2 महीने से बिक्री गिर भी रही है, अगर तीसरे महीने लगातार ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात है, उसे बहुत डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत होगी। पिछली बार का जो बेस था वो काफ़ी हाई था, तो अभी तक तो उसका एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर अगले महीने में नंबर्स खराब आते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी। डिफेंसिव्स की हम बात कर रहे थे सर, आईटी की बात हमने कर ली, एफएमसीजी की बात कर ली, और उसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर फार्मा की बात करें, आप हमेशा कहते हैं कि आप फार्मा को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन हेल्थ केयर में भी हम देख रहे हैं तो लंबी तेज़ी का दौर हमने हेल्थ केयर फार्मा में बनता हुआ देखा, और अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग के जो इंडिकेशंस हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑर्किड फार्मा देखिए, ग्रैनुल्स देखिए, 4-5% के आसपास की गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। ऑर्किड फार्मा भी करीब 6% के आसपास गिर के बंद हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा ये काफ़ी अच्छा चला है, अब इसमें भी 2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। डॉक्टर रेड्डीज में भी कल के सेशन में हमने देखा कमजोरी के साथ ही जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो अब ये जो डिफेंसिव में हेल्थ केयर फार्मा जो कि ज़्यादा चला है आईटी और एफएमसीजी के बनस्पत, इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्या सर आपको लगता है लंबी चलने वाली है, या आपको लगता है कि ये गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए, वैसे तो चूंकि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं ज़्यादा समझता हूँ इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को, इन कंपनियों के मार्केट को। मेरी समझ के थोड़े बाहर हैं तो मैं जल्दी से रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं पूरे हेल्थ केयर स्पेस में केवल हॉस्पिटल समझता हूँ, और मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जो है वो परपेचुअल डिमांड रहेगी, क्योंकि हेल्थ केयर की काफ़ी कमी है इंडिया में और हमारी कंट्री में। तो वो मुझे दिखता है। लेकिन चूंकि अब एक एक नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे तुलसीदास ने कहा था कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, मतलब जो बढ़ा है वो गिरना है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और चूंकि नंबर्स के लिहाज से भी अगर आप देखें, मैं केवल अगर स्टैंड अलोन नंबर्स के लिहाज से देखूं तो इन जितनी कंपनियों के बारे में आपने बात की है, मोटे मोटी नंबर्स अच्छे रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट 2-3 ईयर्स। अगर नंबर देखेंगे, डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें तो काफ़ी नंबर अच्छे रहे हैं, नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, और उस नंबर का रिफ्लेक्शन हम उनके प्राइस में देख रहे हैं। लेकिन क्या प्राइस भी हमेशा बढ़ते रहेगा? मार्केट मूव्स और प्राइस मूव्स इन साइकिल्स, तो वो सिक्लिकल एक इफेक्ट जरूर दिखता है, और जो लगता है कि और ऐसे इफेक्ट हेल्दी होते हैं फॉर लॉन्गर टर्म ग्रोथ। तो नॉट एट दीज लेवल, बट अगर करेक्शन हो तो आपको समझ कर जरूर लेना चाहिए।
करेक्शन में फार्मा या फिर हेल्थ केयर में खासतौर पे हॉस्पिटल स्टॉक्स जहाँ पे डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है पूरी हमारी कंट्री में ही, तो वहाँ पे गिरावट में ज़रूर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, पीएसयू शेयरों की बात कर लेते हैं सर। पीएसयू शेयरों में अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें जैसे ही बाजार का थोड़ा सा भी मूड बिगड़ता है, सेंटीमेंट खराब होता है या मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आती है, तो कई सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि पिटने लगते हैं। इसमें आप मॉयल देख लीजिए, हालांकि इसमें इनके कुछ मैंगनीज और की इन्होंने कीमतें कम करी हैं और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, 4% गिर के बंद हुआ। हिंदुस्तान कॉपर हुआ, एमएसटीसी हुआ, मिश्र धातु हुआ, एनएमडीसी में भी कुछ न्यूज़ फ्लो था जिसकी वजह से हमने कमज़ोरी बनती हुई दिखी है। तो ये जो पीएसयू स्टॉक्स हैं इनमें जो गिरावट शुरू हुई है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? पीएसयू पे ओवरऑल आपका क्या व्यू है? देखिए, पीएसयू में मुझे लगता है कि सरकार की मंशा को आपको ध्यान रखना चाहिए, और सरकार की मंशा जब तक है कि हमारे पूरे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनको ठीक करना है, उनको दुरुस्त करना है, तब तक तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी कंपनियां जो हों, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज दिखती हो, और मुझे लगता है कि थोड़ा डीप करेक्शन हो तो एक जो मौका जरूर बन सकता है। जितनी भी कंपनियों के नाम लिए, मुझे लगता है कि मैं उसमें से हिंदुस्तान कॉपर को ट्रैक करता हूँ, और हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है कि एक कंपनी हो सकती है जहां पर कि कह लें कि लंबी अवधि में एक अच्छा जो है मौका मिल सकता है, अगर इसमें और भी करेक्शन हो। क्योंकि अभी अगर आप देखें उनकी करंट कैपेसिटी जो एक्सट्रैक्शन की है, वो तकरीबन 4 मिलियन टन है, और फ्यूचर कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि 12.2 मिलियन टन कैपेसिटी कंपनी जो है वो कर लेगी एक्सट्रैक्शन करने की। और कम इंडिया में जो कॉपर रिजर्व्स हैं उसका तकरीबन जो है मार्केट शेयर अगर देख लें तो 55% मार्केट शेयर है कंपनी का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग रन हो सकता है, लेकिन अगर आपको सब्सटेंशियल करेक्शन हो तो इस कंपनी को देखा जा सकता है। ऐसे ही सर डिफेंस या फिर रेलवे में बहुत सारे पीएसयूज हैं, बहुत ज़्यादा चले भी हैं। कोई स्टॉक ऐसा जो आपको लगता हो हिंदुस्तान कॉपर के अलावा जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है भले करेक्शन में ही? तो देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे में बहुत बड़ा स्टॉक्स में ऑलरेडी गेन आ चुके हैं रेलवे के स्टॉक्स, और उसमें रेलवे में अगर आप देखें तो मुझे दो ही स्टॉक समझ में आते हैं, बट नॉट एट दीज लेवल। कंपनीज और स्कोप और अपॉर्चुनिटी साइज जहाँ पे अच्छी लगती है, वो उसमें मुझे लगता है कि आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, और दूसरा जो है आप देखें तो उसमें जो है टिकटिंग वाली जो कंपनी है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आईआरसीटीसी, ये दो कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं। वहाँ पर भी स्कोप काफ़ी होंगे जिस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहे हैं। कोचेज में अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी 1-2 दिन पहले ही जिस तरह कह लें कि वंदे भारत में जो स्लीपर कोचेज की बात की गई, अगर आप देखे होंगे, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, यूजर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा अगर कोई ट्रैवल करेगा उस पर। और सरकार कह रही है कि 2030 तक 800 कोचेज होंगे जो कि स्लीपर के चलेंगे। तो लंबी अवधि में लेकिन ये सारी चीजें संभव हैं, नॉट इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमजोरी को और क्रीप इन होने दें, ताकि जो है आपका जो है वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो। तो इन कंपनियों में हो सकता है। और जहाँ तक डिफेंस की बात है, मुझे लगता है कि डिफेंस में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल, मुझे ये दो कंपनियां काफ़ी पसंद हैं गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज, और इनके पास जो ऑर्डर बुक हैं 1,70,000 करोड़ के आसपास जो है एचएएल का मार्केट कैप है। और कंपनी कह रही है कि शायद आने वाले 1 से 1.5 सालों में उतने के ही करीब का तकरीबन जो है ऑर्डर बुक हो जाएगा उनके पास। क्योंकि बराबर वो सरकार से बातें करते रहते हैं, और उनके पास जितनी भी योजनाएं हैं डिफेंस की, उसके कारण वो बता पा रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी होगी, बट नॉट एट दीज अगेन, नॉट एट दीज लेवल। आपको थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट बनिए, निचले स्तरों पर डेफिनेटली उसमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सेक्टर है। तीसरा जो जहां पर सरकारी कंपनियों में समझ में आता है वो है पावर सेक्टर। अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था संदीप जी, इसमें कि अ, हमारे पास जो भी ट्रांसमिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काफ़ी पुराने हैं, 50 साल 40 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हैं, जिसमें कि जो जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है कि हम कितना जो है गीगावाट आवर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जो कैपेसिटी चूंकि पुराने तार हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी है, नए अगर आप तार और नई टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो उसमें डबल कैपेसिटी हो जाती है आपके ट्रांसमिशन करने की। और चूंकि हमारी सरकार बता रही है कि 700 गीगावाट से ज़्यादा 2030 तक हम जो है ऊर्जा पैदा करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होनी चाहिए। और अगर सरकार ग्रीन ट्रांसमिशन लाइन लगाती है, मतलब एक नए तरीके से ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करेगी, तो 7 लाख से 8 लाख करोड़ रुपए के
खर्च हो सकते हैं। हम्म। और अगर जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, अगर हम्म। उसी को धीरे धीरे जो है नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाए, तो हम्म। तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ट्रांसमिशन बिजनेस, केबल के बिजनेस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही साथ रिन्यूएबल्स पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, बी इट विंड और सोलर, वहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसमें मैं देख रहा था कि SJVN जो कि आज तकरीबन 2600 मेगावाट है, जिनका 2030 तक बता रहे हैं कि तकरीबन जो है 25,000 मेगावाट, मतलब 25 गीगावाट तक चले जाएंगे। मोर देन हम्म। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एक्सपेंशन की बात कर रही है कंपनी। तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है कि गिरावट में देखी जा सकती है। चलिए सर, आपने मेरे पावर वाली जो स्टोरी थी या फिर पावर को लेकर जो मेरा सवाल था उसको तो आपने एड्रेस कर ही दिया। इसमें केवल अदानी पावर रह गया जो कि कल 6% के आसपास चला था। अदानी पावर पर आपका व्यू कोई सर? देखिए, लास्ट टाइम पे हम शायद बात कर रहे थे आपके चैनल पे, तो अडानी पावर, देखिए पावर चूंकि इंडिया में जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, डेफिनेटली ये कंपनी भी उसका लाभ मिलेगा। हम्म। लेकिन अडानी की आने वाले टाइम पे जहाँ पे ग्रीन पावर की तरफ जो लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है कि थर्मल से ज़्यादा ग्रीन की तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। और अडानी ग्रीन इसमें बहुत बड़ा जो है 50 मेगावाट का इनका जो है लक्ष्य है कि 50 मेगावाट करेंगे, जो कि सॉरी 50 गीगावाट करेंगे, हम्म। जो कि अभी जो है ऑलमोस्ट 10 गीगावाट है इनके पास कैपेसिटी। 5 टाइम्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जो है वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं इनके, तो नॉट एट दीज लेवल। उसमें तो काफ़ी मतलब डबल द करेक्शंस मतलब होनी चाहिए, तब आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे लगता है कि मैं अडानी ग्रीन की तरफ ज़्यादा नज़र दिया हूँ, बट लेकिन करेक्शंस पे मैं उसको देखना चाहूँगा। मतलब अदानी पावर के मुकाबले अदानी ग्रीन आपको पसंद है, लेकिन करेक्शन पर अगर बड़ा करेक्शन होता है तो अदानी ग्रीन ज़्यादा बेटर है, राइट? जी हाँ, हाँ, ग्रीन की तरफ मैं मेरा झुकाव, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ काम करने वाली कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में। ठीक है, समझ गया सर। क्योंकि फ्यूचर की और हम ज़्यादा अगर देखें तो रिन्यूएबल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है। हम अपनी कैपेसिटी डबल कर भी रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ तक बात है देश में। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अब भी कुछ ऐसा ही मुनाफा वसूली का रुझान दिख रहा है सर। डिक्सन टेक हुआ, बहुत अच्छा चला है, इसमें अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। सिम्फनी हुआ, ब्लू स्टार हुआ, IFB इंडस्ट्रीज़, क्रॉम्पटन ग्रीव जैसे शेयर कल काफ़ी ज़्यादा पिटकर बंद हुए हैं सर, गिरकर बंद हुए हैं। तो ये जो गिरावट है, क्या अच्छे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने का मौका है, या रुक जाइए थोड़ा सा, गिरने दें इनको? थोड़ा गिरने दें, मुझे लगता है कि मैं डिक्सन की तरफ ज़्यादा देखूंगा, क्योंकि अगर डिक्सन में देखें तो चूंकि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, हम्म। 184 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे है ये। लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखें, 2,000 करोड़ के एसेट थे इनके पास, और लास्ट ईयर ही 940 करोड़ रुपए एसेट इन्होंने जोड़े हैं अपने, जो अर्निंग एसेट जिसे हम कहते हम्म। हैं एक्सपेंशन के रूप में। तो मतलब 50% एक्सपेंशन उन्होंने किया है। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से बोल रही है कंपनी की, काफ़ी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे काफ़ी बातचीत चल रही है, एडवांस दौर पे हैं। वो सारी चीज़ करेंगी। और तो ये कंपनी मुझे लगता है कि काफ़ी, और रेफ्रिजरेशन जैसा कि आप बात कर रहे थे कि अभी जो है जो भी जितने भी फास्ट मूविंग में हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन है या फिर एयर कंडीशनिंग है, ये जो हैं, ये कंपनियां जितनी भी हैं, उसमें रेफ्रिजरेशन का काफ़ी बड़ा काम करते हैं ये। तो हम्म। दोनों तरह से जो है मुझे लगता है कि ये दुरुस्त है कंपनी, लेकिन थोड़ा सब्सटैंशियल करेक्शन होने दें तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी लगती है इस कंपनी में। चलिए सर, एक IT पे, माफ़ कीजिए, टेलीकॉम पे अपनी राय ज़रूर दे दीजिए, फिर मैं आपके पिक्स लेके शो को वाइंड अप करूँगा। टेलीकॉम शेयरों में आप देखिए, वोडाफोन आइडिया, इसमें 30 तारीख को सुनवाई थी, कुछ खास निकल के सामने आया नहीं। EGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, एयरटेल ने कल अपना रिकॉर्ड हाई टच किया, लेकिन बाद में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 1% के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडस टावर्स में बहुत अच्छे गेंस बने हैं, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ भारतीय एक्सा और MTNL में भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल टेलीकॉम एज अ पैक में देखा जाए तो मुनाफा वसूली की चपेट में ये भी आता हुआ नजर आ रहा है। कोई टॉपिक आपकी सर इस सेक्टर से? मैं तो ब्रॉडली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक तो कट थॉट कंपटीशन था पहले, और दूसरी बात कि कंपनी को रन करने के लिए काफ़ी बड़ी कैपिटल और जो स्पेक्ट्रम में काफ़ी बड़े पैसे लगते हैं कंपनियों के। और एक साइजेबल लगता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल देख लें काफ़ी कम रहता है। तो डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम पे 6G की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस करने में, और प्रॉफिट इन रिलेशन टू दैट इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
इसीलिए मैं इसका सेक्टर को अवॉइड करता हूँ कि मुझे जो किक मिलना चाहिए इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट में, लाइटर एसेट मॉडल पे जाने की मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरी जो पसंद होती है कि लाइटर एसेट मॉडल की तरफ जाया जाए। जितने कम डेट हो कंपनी के ऊपर, जितना कम बर्डन हो, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को उसमें जो है किक मिलती है। ओके, तो फिर अपनी पसंद बता दीजिए सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छे हैं, जिनमें एसेट लाइट मॉडल पे वो काम करते हैं, जो आपकी पिक्स में शामिल हो सर। अभी अभी हमने डिक्सन की बात की तो काफ़ी लाइटर एसेट है। अगर आप देखें 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी 2,000 करोड़ करीब लगा रखी है कंपनी, और कंपनी काफ़ी बड़ी काम करने की बात कर रही है। तो इस तरह से जो लाइटर एसेट मॉडल हैं, इवन जो कह लें कि रेफ्रिजरेशन की ही बात कर लें, उसमें जो एंसिलरीज हैं जो जो कि गैस प्रोवाइड करते हैं, R32 जो गैस लगती है, आप देख लें कि एसीज में जो एयर कंडीशंस हैं उसमें लगती है। नवीन फ्लोरिंग बोल कर एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी जो है, उन्होंने एक्सपेंशन किया था लास्ट के 2-3 सालों में। और जो हादसा उनके साथ, एक हादसा मतलब उनके की जो KMP जिसे बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सन, वो रिजाइन कर दिए थे। MD&CEO ने रिजाइन किया था, जिसके कारण की एक एक बड़ा एक्सपेंशन हो और कोई बड़ा की पर्सन अगर चला जाए तो झटका लगता है, क्योंकि इतने बड़ा पैसा लगाया और की आदमी अगर निकलता है तो कंपनी को एक टेम्परेरी झटका लगता है, वो लगा था। लेकिन कंपनियां जो हैं परपेचुइटी पे रहती हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले जो टाइम पे कंपनी अच्छा कर सकती है। और कंपनी के पास जो है फिक्स एसेट देख लें, तकरीबन जो है 2,000 करोड़ के नीचे के हैं। तो लाइटर एसेट है और उसमें कंपनी काम अच्छा कर सकती है, तो इसमें ध्यान रखा जा सकता है। ओके, 3296 का करंट भाव है सर जो मैं देख पा रहा हूँ। क्या टारगेट या क्या अपसाइड होगी, कोई स्टॉप लॉस भी देंगे आप। देखिए, मुझे लगता है कि आपको इसको गिरावट में लेना चाहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। ऊपर के स्तरों से तो काफ़ी करेक्ट हुआ है, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। 100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। लेकिन मुझे लगता है कि अपसाइड काफ़ी होगी, क्योंकि जो इस तरह से एक्सपेंशन है, राइट टाइम मिले। और जिस तरह से हीट जो है का वातावरण चारों तरफ, इतना वेदर कंडीशंस इतने खराब हो रखे हैं कि मैं आज ही पढ़ रहा था कि अगस्त महीना जो है सबसे ज्यादा जो है 100 साल के बाद शायद इतना हीट भरा था, कि इतनी गर्मी थी पूरे वातावरण में। तो अगर गर्मी का माहौल होगा तो लोग एयर कंडीशंस की जरूरत ज़्यादा होगी। और एयर कंडीशंस अगर लगती है तो उसमें गैसेस लगेंगी। और गैस में ये कंपनी, मतलब 2-3 कंपनियां हैं जो कि काम करती हैं इंडिया में, नवीन फ्लोरिन, SRF, और दूसरी एक कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। तो ये कंपनियां हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। SRF ने भी काफ़ी एक्सपेंशन किया है, और SRF का तो डाइवर्सिफाइड मॉडल है काफ़ी, टेक्निकल टेक्सटाइल और ये सारी चीज़ें हैं। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, बट ये सब लॉन्गर टर्म के लिए निचले स्तरों पर ध्यान रखा जा सकता है। सर, जिस न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, 1901 के बाद IMD का बयान है ये कि 24.29 डिग्रीज का अगस्त में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, जो कि 1901 के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 125 साल, आप कह सकते हैं 125 साल के बाद सबसे वार्मेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म अगस्त का महीना देखने को मिला है। तो नवीन फ्लोरिन हुआ, SRF हुआ, ऐसी कंपनी जो कि गैसेस के कारोबार में है या केमिकल्स के कारोबार में है, खासतौर पे जो एयर कंडीशनिंग से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे ज़रूर आप नज़र रख के चल सकते हैं। वहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है लॉन्गर टर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने पिक्स देने के लिए, सेक्टर स्टॉक्स पर बात करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर इससे पहले हम आपसे विदा लें। देखिए, एक वेस्ट इंटरेस्ट डेफिनेटली, जितनी भी कंपनियों के बारे में हमने बात की है, क्योंकि हम लोग मार्केट में हैं, ये हो सकता है कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में हो, कभी आती है, कभी इन कभी आउट होते रहते हैं ड्यू टू माई इंटरेस्ट। तो एक तरह से वेस्ट इंटरेस्ट है। आप कभी भी निवेश करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इसके बारे में ठोक बजाकर जानकारी ले लें। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत, आप सुबह सुबह आज हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं, वो कार्यक्रम लेके आते हैं आपके लिए, खासतौर पे जो ग्लोबल खबरें हैं उनका इंडियन मार्केट्स पे किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और खासतौर पे छोटे मझोले शेयरों पर एक बड़ा सेगमेंट वो आपके लिए लेकर आते हैं, बड़ी कवरेज करते हैं रोज। तो जुड़ना मत भूलिएगा, बीच बाजार सुबह सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।